दोस्तों, आज पेशल लाल घाटी का प्रेत, ये एक और चित्र है दोस्तों। किसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार की मालकिन सीता रानी देवी की दो बेटियां थी, एक पुत्र भी, लेकिन वह छोटा था। दोनों बेटियां जवान थी, इसलिए सीता उनके विवाह के लिए चिंता में घुलती रहती थी। एक दिन उनके घर पर एक साधु ठहरा। देवी, तुम्हारे पास रोजी का सामान नहीं है क्या? रोजी का साधन नहीं है क्या? नहीं स्वामी। फिर परिवार की जीविका का निर्वाह कैसे होता है? मेरी दोनों बेटियां जंगल से लकड़ी काट कर लाती हैं, उन्हें बाजार में बेच देती हूँ। इससे जो धन प्राप्त होता है उसी से जीविका चलाते हैं। ओह, सियानी लड़कियां जंगल जाती हैं, क्या करें स्वामी, बेबसी है। घर में पुत्र नहीं है, वह तो छोटा है, 9 वर्ष का। मैं एक बार उसे देखना चाहता हूँ, क्यों नहीं? एक युवती तुरंत ही अपने छोटे भाई को बुला लाई। यही है स्वामी जी। साधु ने उसके हाथ की रेखाएं को देखने बाद कहा, राजयोग। इसके हाथ में एक दिन यह तुम्हारा नाम रोशन करेगा। सुबह साधु की आशीर्वाद देकर चला गया। तब बेटी कमला, जंगल से लकड़ी काट लाओ, फिर उसे बेचकर घर का सामान लाना है। आज तो आटा भी नहीं है। कमला जंगल की ओर चलती। आज खूब सारी लकड़ियाँ काट कर ले जाऊंगी ताकि 2-4 दिन काम चल सके। कुछ कदम आगे चलने पर, अरे, इस रास्ते पर आकर अक्सर आती हूँ, सूखे पेड़ कहाँ कहाँ से आ गिरा। इसकी लकड़ियाँ अच्छी हैं, बाजार में जाते ही बिक जाएंगी, दूसरे ही चल। और कमला जैसे कुल्हाड़ी चलाया वैसे ही उसका शरीर एक कांपा। उसे ऐसा लगा जैसे वह हवा में उड़ रही हो, और भैंस और आतंक से उसके चीखने भी न दिया। वास्तविक में वह पेड़ नहीं था, बल्कि एक खतरनाक दैत्य था। वह विशाल पक्षी कमला को लेकर एक महल में खिड़की में प्रवेश कर गया। पक्षी को प्रवेश करते देख महल पानी में समाता चला गया। इधर, आज कमला बड़ी देर कर दी, अभी तक नहीं आई। दीदी इतनी देर कभी नहीं करती थी। और सीता परेशान होकर गांव वालों के पास पहुंची। मेरी बेटी कमला जंगल जंगल से लौटी नहीं। जंगल में कोई हिंसक जानवर भी नहीं, फिर कहाँ गई? नदी में वह तैरना जानती है। 10-12 ग्रामीण लाठें लेकर जंगल के गए। निराश होकर सीता को समझाने लगे। सीता बहन कमला का कहीं कोई पता न चल सका। बेचारी सीता देवी रो रो पीट कर रह गई, हाय मेरी बेटी। और धीरे धीरे दिन बीतने गए, कमला कुछ पता नहीं चला। एक दिन बिमला बोली, माँ, अब मैं लकड़ियाँ काटने जा रही हूँ, हम कमला की कब तक फाके रहेंगे? हाँ बेटी, लेकिन तू रास्ते से कभी अटकना नहीं। बेफिक्र रहो माँ। कमला जंगल में ढेर सारी लकड़ियाँ काटी और घर की ओर चल दी। आज लकड़ियाँ खूब सारी मिली हैं, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। और खुद चलने पर ठिनक गई। कितना प्यारा हिरण का बच्चा है, क्यों ना इसे भी पकड़ लूँ, घर ले चलूँ। और बिमला ने बच्चे को गोद में उठा लिया। रेशम की तरह मुलायम है ये। और उसी क्षण हुई माँ, और बिमला चीख कर बेहोश हो गई। तब वह प्रेत पीठ पर लाद कर आकाश में उड़ गया और उसे एक घाटी में कदम रखा। हाँ हाँ, यह मेरा राज्य है, यहाँ कोई मानव नहीं कदम नहीं रख सकता। मैं 80 लड़कियाँ कैद कर रखी हैं। अब मैं यहाँ एक महल बनवाऊंगा। मैं एक महल बनाकर राज्य करूंगा, सारी सैकड़ों रानियाँ होंगी। हाँ हाँ। और तभी प्रेत हवा में हाथ उठाया, दूसरी घाटी के बीच एक विशाल महल बनाकर तैयार हो गया। और प्रेत उसमें मुख्य द्वार में प्रवेश कर गया। फिर बिमला अभी तक नहीं लौटी, कहीं कमला की तरह मैं भी गुमनाम हो गई हो। एक स्थान पर लकड़ियां और गट्ठर देख कर, अरे ये तो मेरी बेटी बिमली की लकड़ियां हैं, यहीं से कहीं गुम हो गई। अब क्या होगा माँ?
और बेचारी रोती पीटती घर की ओर चल दी बेचारी। दोनों बेटियां जाने कहाँ गुम हो गई और उसी गम में सीता देवी चल बसी। बेचारा मदन पर चंद अनाथ हो गया। माँ, आज तेरा बेटा सौगंध खाता है, जिस कारण तेरी मौत हुई है उसका पता लगा कर रहूँगा। और माँ का अंतिम संस्कार करके वह शहर की ओर चल दिया। अब इस गांव में वापस नहीं आऊँगा, अपनी बहनों का पता लगाऊंगा। और राज दरबार में पहुंच गया। बाहरी द्वार पर उसने एक दरबारी ऐलान सुना, नगरवासियों, एक ऐलान सुनो। राजा पवन ने घोषणा की है, उसकी बेटी का पता लगाएगा, उसे इनाम में आधी जागीर दी जाएगी, राजकुमारी से विवाह किया जाएगा। मुझे यह बीड़ा उठाना चाहिए, मैं अनाथ हूँ। भाई, आखिर राजकुमारी किस तरह गायब हुई? सवाल अच्छा किया तुम्हारा, यह तो महाराज ही बता सकते हैं। मैं महाराज से कैसे मिल सकता हूँ? हूँ हूँ हाँ, क्या तुम राजकुमारी का पता लगाने के लिए जाओगे? यह भी बच्चा है, वैसे लड़का साहसी है। ही बड़े बड़े योद्धा तो बीड़ा नहीं उठा सकते हैं। और मदन चंद राज दरबारियों के साथ राज्य के दरबार में जा पहुंचा। महाराज, यह मैं पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं नौजवान? महाराज, आज राजकुमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्या, कि वह कहाँ से, उसका अपहरण किस तरह हुआ? हाँ, वह लाल घाटी में एक दिन वहाँ एक प्रेत ने उसे उठा ले गया। वह प्रेत लाल घाटी में रहता है। वह लाल घाटी किस दिशा में पड़ती है? यह एक बहुत खतरनाक काम है। तुम अभी बहुत बहुत कम उम्र हो। महाराज, जब इरादा पक्का हो तो उम्र को महत्व नहीं दिया जाता। नवयुवक, तुम तो वाकई होनहार मालूम पड़ते हो। महाराज, राजकुमारी का पता लगाऊंगा, मुझे कुछ समय की मोहलत चाहिए। और अपनी दोनों बहन गायब होने की सारी बात राजकुमार पवन को बता दी। लेकिन नौजवान, हमारे जासूस पता लगाया है कि वह प्रेत जादूगर भी है। और नौजवान, अवश्य हमारी बेटी का पता लगा लेगा। तुम्हारे पास कोई साधन तो नहीं है? उसकी आप फिक्र ना करें। साधन अपने आप बनते हैं महाराज। तुम ठीक कहते हो, बस मुझे थोड़ा राह खर्च चाहिए। महामंत्री जी, इस नौजवान को 50 मोहरें दी जाए। और तुरंत 50 मोहरें मिल गई। अब सुनो, लाल घाटी की दक्षिण दिशा में घाटी के चारों ओर आग की ऊंची लपटें उठती रहती हैं। आग की लपटें? हाँ। इसके साथ ही अगर तुम राजकुमारी को साथ लेकर नहीं लौटे, तुम्हें सजा भुगतनी होगी, मुझे स्वीकार है। और वह राज दरबार से बाहर आ गया। उस प्रेत को कैसे निपटूंगा? यह आगे बढ़ता जा रहा था। और शाम होते ही वह सुबह होती तो फिर चल देता। रास्ते में कोई शहर पड़ता तो सूखे मेवे के साथ ले लेता था। एक साल लंबे सफ़र के बाद वह कालावन जा पहुंचा। कालावन में उसने एक योगी को अपनी साधना में लीन थे। एक योगी को अपनी कुटी के सामने साधना करते देखकर वह उनके पास जा बैठा। उसकी साधना टूटी तो तब वह कुछ दिनों के विश्राम के लिए आग्रह किए। 7 दिन बाद योगी ने निद्रा टूटी। अरे वत्स, तुम यहाँ कब आई? और यह आवाज़ कितना अच्छा सोच, यहाँ आश्रम इतना सोच कैसे? सुबह हो गई, यहाँ सफाई किया करता हूँ। लेकिन तुम जंगलों में क्यों भटक रही हो? मुनिवर, विपदा में मनुष्य का परेशान कर देती है। मैं अपनी बहनों के साथ साथ राजकुमारी फूलकौर की खोज में निकला हूँ। सुना है राजकुमारी लाल घाटी का प्रेत की कैद में है। मुझे आकांक्षा है कि मेरी बहन भी हुई है। ओह! योगी एक क्षण पल के बंद करके ध्यान में मगन हुआ और फिर आंखें खोल दी। वह प्रेत बहुत ही निर्दयी है, साथ ही बड़ा जादूगर भी है। तुम उसके कैसे निपट सकोगे? मुनिवर, मैं तो अपनी शरणागत हूँ, कहीं आप ही मेरे रक्षक है। मैं तुम्हें उस जादूगर से विजय पाने की उपाय बता सकता हूँ। बताइए मुनिवर। अगर तुम यहाँ से महाकाल की 3 चीज़ें प्राप्त कर लो। महाकाल कहाँ रहता है और वे 3 चीज़ कौन सी हैं? महाकाल पानी के अंदर एक महल में रहता है। उसके हाथ में एक हीरे की अंगूठी, कमर में तलवार और एक भूगोल। उसी भूगोल से दुनिया के नक्शे के साथ लोगों पर नजर रखता है। अच्छा,
लेकिन मैं महाकाल तक कैसे पहुंचूंगा? इसका प्रबंध हो जाएगा। दोनों और योगी ने मदन चंद्र को एक पत्थर का टुकड़ा देते हुए बोला, इस पत्थर के टुकड़े का यह गुण है कि पानी के प्रभाव से बचाएगा। तुम्हें मुंह में रखकर पानी में सुगमता से तैर सकते हो। आपने कहा वह पानी के अंदर महल में रहता है। उसके लिए तुम्हें एक मंत्र जाप करना होगा। मंत्र जाप के प्रभाव से जल सूख जाएगा और तुम प्रवेश कर सकते हो। और मदन चंद्र मंत्र का जाप के लिए योगी से दक्षिणा ली और फिर लाल घाटी की ओर प्रस्थान कर जाते समय योगी ने उसे एक हवाई घोड़े भी दिया। अब मुझे इस पर सवार होना चाहिए। वह क्या सुहाना सफर है। महात्मा जी ने बताया था कि मीनार के पास पानी का एक विशाल सरोवर है और वही महल है। वह रही मीनार। मीनार के पास जाकर घोड़ा पर से उतर गया। अब मुझे यह पत्थर मुंह में रखकर छलांग लगा देनी चाहिए। और दूसरे ही क्षण कितना सुंदर मछलियां हैं। और तभी वह महल दिखाई दिया। वाह, कितना अनोखा महल है। मुझे एक बार जाकर मंत्र जाप करना चाहिए। और बाहर जाकर मंत्र जाप करने लगा, ओम जलाशय समन कुरु स्वाहा। और तुरंत ही जल से बाहर महल नजर आने लगा। ओम। और कुछ देर बाद ओम। और आधे महल नजर आने लगा। ओम। और फिर देखते देखते सारा महल नजर आने लगा। अगले ही क्षण महल के सामने पहुंचा। उसने मुख्य द्वार खुला। द्वार पर मेरा स्वागत करने वाले ये लोग कौन हैं? अवश्य ये लोग जादुई महल के जादुई रक्षक होंगे। और अगला द्वार भी स्वयं खुल गया। ये दैत्यकार पहलवान कहीं कोई नुकसान न पहुंचाएं। उसी गद्दे पर बैठती हैं। ये स्त्रियां गंधर्व कन्याएं लगती हैं। इतनी सुंदर तो अप्सराएं भी लग जाती हैं। और मदन चंद भोजन किया और वह पहलवान और योद्धा भी आ गई। खूब रूप बदल कर कुश्ती लड़ने लगे और अनेक सुंदरियां आकर नृत्य करने लगी। नृत्य करने के बाद वे गायब हो गई। तब अगले द्वार की ओर बढ़ गया। ओह, डरो नहीं बस, यह नाग पर हाथ में पकड़ लो। और नाग हाथ में लगाना, यह निष्प्राण हो जाए होकर नीचे गिर पड़ेगा। ओह, फिर किवाड़ के पीछे एक भयंकर अजगर की आवाज़ सुनी। कौन हो तुम? मेरा नाम पवन मदन चंद है और मैं पवनगढ़ का निवासी हूँ। कहते ही मदन चंद किवाड़ को खोल दिया। किवाड़ खोलते ही अपनी गर्दन झुकाओ। बस तुरंत गर्दन झुका दो। और उसने मदन चंद ने तुरंत गर्दन झुका दी। उसके गर्दन झुकाते ही वह दैत्यकार धम से नीचे जमीन पर गिरा। और मदन चंद बेधड़क अगली द्वार में प्रवेश कर गया। कहीं यह जीवित तो नहीं है। और सांस रोककर एक कदम आगे बढ़ाते हुए महाकाल के पास पहुंचा। ओह, यह तो वही अंगूठी है। और मदन चंद ने निर्भय होकर महाकाल के दाएं हाथ से अंगूठी निकाल ली और उसकी तलवार भी निकाली है मुझे। और अब भूगोल लेना था। यह वह पास पहुंचा। आश्चर्य है, इसे मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। और उसने उस भूगोल को उठा लिया। वह तीनों चीजें लेकर तेजी से बाहर भागा। उसके बाहर आते ही चारों दिशाएं में कंठ देने वाला एक धमाका हुआ। तभी उसे योगी की आवाज़ सुनी। बस तुम फौरन वहाँ से भाग जाओ, भयंकर जल वर्षा होने वाली है। वह अपने घोड़े पर बैठा और वापस योगी की ओर चल दिया। अब मेरी बहन का पता लग जाएगा। और वह कालवन में पहुंच गया। उसने अपना घोड़े से नीचे उतर गया। शाबाश वत्स, तुम जिस साहस और परिचय दिया है वह निश्चिंत ही आदित्य है। योगी ने वह भूगोल लिया और दोनों झोपड़े के अंदर आ गए। भूगोल में मदन चंद की बहन जहाँ हो उसका दिखाओ।
प्रिय, आज तुम उदास क्यों हो? आज माँ की बहुत याद आ रही है। मेरा भाई न जाने कैसा होगा। मैं मैं अंतिम बार अमावस्या की बलि रात को बलि को आऊँगा, और उस दिन तुम मेरी रानी नहीं बनी तो मैं तुम्हें जबरन रानी बना लूँगा। देखो, वह तुम्हारी एक बहन की शादी करके दुखी है, दूसरी मुसीबत में है। हाँ वह महाराज, मैं आज रात ही लाल घाटी के लिए प्रस्थान करूंगा। समय अच्छा है, तुम निर्भय होकर लाल घाटी में कूद जाना। जब यह तलवार और अंगूठी तुम्हारे पास है, प्रेत को तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगा। इस भूगोल के मध्य से के बारे में तुमसे नजर रखूंगा जी, और जब भी तुम्हें विपदा आएगी तुम्हारा साथ दूंगा। अगले दिन सुबह हवाई घोड़ा लेकर वह लाल घाटी चल दिया। बहुत लंबी उड़ान के करने के बाद यह लाल घाटी का पहाड़ चारों ओर गोलाकार आग की लपटें उठ रही हैं। उसने अपना घोड़ा लाल घाटी में उतार दिया। घोड़े को एक पेड़ पर बांध वह महल की ओर बढ़ गया। अब असली जंग शुरू होगी। ठहरो, कौन हो? मदन चंद, मेरा रास्ता छोड़ दो वरना बेमौत मारे जाओगे। तभी एक एक करके एक झटके में दोनों एक और पहरेदार ने उस पर हमला कर दिया। मार दो। लेकिन वह पूरी ताकत से उन भाले आगे बढ़ाई। आह आह, मारा गया। मुझे चले थे मारने। अगले द्वार पर पहुंचते ही उफ, ले दुष्ट, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और उसने एक दरवाजे पर लात मारी। ओह, शायद मेरी बहन विमला भी इन्हीं में होगी। और उसमें सभी दरवाजे वह झाँक कर देखा, लेकिन विमला दिखाई नहीं दी। विमला कहाँ है? उसे जाकर पूछूं। तभी दूसरा दरवाज़ा नजर आया। वह उसकी ओर बढ़ चला। इसी में होगी शायद। और उस पर हाथ रखने की देर थी, दरवाज़ा खुल गया। बिमला को पहचानते ही वह दरवाजे के अंदर बंद कर दिया। बिमला के पास जाकर बोला, बिमला बहन। बिमला चौंक कर बैठ गई और फटी फटी आंखों से देखने लगी। अरे मदन भैया, तुम यहाँ? हाँ बहन। माँ कैसी है? मदन, कमला दीदी मिली तो नहीं होगी? माँ तुम लोगों का गम में चल बसी और कमला दीदी का भी पता नहीं चला। कमला दीदी जल महल में है। उसे एक जादूगर से शादी कर ली है। लेकिन क्या? वह इस लाल घाटी का प्रेत के जाल में है। कमला दीदी के पति इस प्रेत से हार गए, तभी उन्होंने इसे कमीने को कैद कर रखा है। ओह, इतनी लड़कियां कहाँ से आई हैं गई पता नहीं। तुम व्यर्थ में अपनी जान गंवाने यहाँ आ गए, लेकिन अंदर आने ने किसी ने रोका नहीं। तुम्हें दो पहरेदारों को मार कर अंदर आया हूँ। अच्छा। दूसरे ही पल उसका चेहरा उदास हो गया। तू उदास क्यों हो गई विमला बहन? शाम होते ही प्रेत प्रेत तुम्हारी हत्या कर देगा। मैं उसे मार दूंगा। वह इस तरह नहीं मरेगा। फिर किस तरह मरेगा? सुना है उसकी जान किसी कलू कबूतरी के पेट में है। वह कबूतरी कहाँ है? यह बात तो किसी को नहीं बताता। मुझसे शादी करना चाहता है। आज अगर इनकार किया तो वह जबरन मुझसे अपनी बीवी बना लेगा। ओह, तुम एक काम करना, इसी तरह जब वह आए तो कहना कि उसकी जान कबूतरी में है। अगर वह बता दे तुम उसे शादी कर लोगी। कहना। अच्छा ठीक है। और मदन चंद शाम होते ही एक बिस्तर के नीचे जा छुप गया। अब देखता हूँ उस प्रेत के बच्चे को। और शाम होने के बाद, कहो मेरी मालिका, तुम मुझसे शादी कर सकती हूँ, मगर तुम्हें कुछ हो गया तो कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी? मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी कबूतरी में मेरे प्राण हैं। वह कबूतरी कमरे के छत पर पिंजरे में टंगी रहती है, जिसके नीचे भयानक अजगर रहता है। सच्ची, तुम्हारी कसम। हम पूर्णिमा की रात शादी करेंगे, ठीक है? और वह प्रेत बाहर चला गया। बाहर आ जाओ भैया, गीदड़ की मौत आ गई है। और उसी रात वह उस कमरे का पता लगाया जिसमें कबूतरी थी। तो यह है कमरा। मुझे इस कबूतरी को हासिल करना होगा।
फुस आ ले कमीने। और तभी अजगर धड़ाम की आवाज के साथ राक्षस बनकर बाहर की ओर उड़ गया। धड़ाम। और पिंजरा साथ लेकर वह मदन जैसे ही बाहर आया, वह प्रेत ग्रस्ता हुआ आदम का, ठहर जा दुष्ट, मुझसे नहीं बच सकता। खून खन, मुझे इस कबूतरी की गर्दन मरोड़ देनी चाहिए, इसे उठा लो। और बिमला ने उस कबूतरी की गर्दन अलग कर दी। धड़ाम, हाय मर गया। और अगले ही पल एक गर्जना के साथ महल आकाश की ओर उड़ता चला गया। आह, लाल घाटी का प्रेत खत्म हो गया। चारों ओर पहाड़ में आग आग भी शांत हो गई है। ओह भैया, ओह दीदी, तुम लोगों के पावनगढ़ की फूलकुंवारी कौन है? मैं हूँ। और फिर तुम रेशमी साड़ियों की एक लंबी रस्सी बनाकर हर लड़की को एक दूसरे के हाथ पैर बांध लिया और हवाई घोड़े पर बैठा बिमला वो घोड़े को गर्दन पर बांध दिया और घोड़ा उड़ चला और कमला के सामने जा पहुंचा। अरे मदन भैया, तुम फिर आओ, हम पैदल चलेंगे। मदन ने सारी बातें बता दी। रास्ते में मदन ने चंद ने घोड़े को योगी के वापस दिया। तब योगी ने उसे अपनी योग माया से एक उड़न खटोला तैयार करके दिया। उसमें सभी को बिठाकर पवनगढ़ ले आया। राज पवन ने अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश हुए और मदन चंद फूलकौर की शादी हो गई और मदन चंद अपनी बहन के साथ, बहनोई के साथ पवनगढ़ में ही रहने लगा। उसकी जिंदगी में खुश ही खुश था। समाप्त दोस्तों।